रमेश पोखरियाल के पास के गांव में अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। रमेश परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद पोखरियाल शहर में मूर्तियों का एक एग्जीबिशन होने वाला था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है। पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? कमी? रमेश, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते रमेश। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहाँ से। रमेश की आंखें भर आईं। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। रमेश ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद विक्रम शिंदे खुद से ही बात करने लगता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी और मुझसे आगे तो तुम कभी नहीं निकल सकते। रमेश रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलटकर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वो ऐसे कैसे उसे फेंक सकता है? चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। हाँ। रमेश ऐसे ही इस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहाँ आया होता है, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता।
रमेश बहुत थक गया होता है, इसलिए वही बेंच पर पीठ लगाकर एक झपकी लेने लगता है। गुड्डू काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है। कौन है? पर वहाँ कोई होता ही नहीं। अचानक रमेश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छू कर देखने लगता है। ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। रमेश अच्छे से ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती हैं। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। रमेश खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। रमेश उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है। मेरी मूर्ति कहाँ गई? यहीं तो थी मेरी मूर्ति। रमेश वही खाने का सामान रख आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नजर पार्क के गेट पर चली जाती है, जहां मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? ये आपकी मूर्ति है। हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं देखा। गुड्डू उसे घूरने लगता है। भला मूर्ति खुद तो चल कर आई नहीं है, कोई इसे यहाँ लाया ही होगा ना। मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है। हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। ऐसी और भी होंगी, आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के राज है और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। मैं एक मूर्तिकार हूँ। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में रमेश की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को रमेश का नाम नहीं पता होता, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब रमेश की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई है। रमेश खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। विक्रम शिंदे ये सब देखकर उसके पास आता है।
तुमसे कहा था ना तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते, फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? आपने तो मेरी मूर्ति तोड़ ही दी थी और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी थी। मधु, ये कौन है? एक मूर्तिकार है, यहाँ एग्जीबिशन में है वो, शायद उनकी मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकार नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। रमेश उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है पर मधु उसे कहीं नहीं दिख। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं। फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? रमेश परेशान सा यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रमेश को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। रमेश सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति जादुई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है। ये तो चमत्कार है। रमेश खुश हो जाता है। इतने में एक आदमी उसके पास आता है। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है। मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है। हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। रमेश को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं पर रमेश नहीं बताता। तो वहाँ खड़े कई लोगों ने खुद उससे मूर्ति बनाने को कहा था और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। रमेश ने खुश होकर सबको हाँ बोल दिया। जब वह प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है तो वहाँ दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है। क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूँगा। उसे यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने किया है। वो लोग 2 लाख रुपए एडवांस भी देते हैं, जिससे रमेश जमींदार के पैसे चुका देता है। रमेश की बनाई मूर्ति इस एग्जीबिशन में सबसे महंगी बिकी और रमेश जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई तिलस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। उसने आज तक उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे करोड़ रुपए ही ऑफर क्यों ना किए हों।